नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार के विधानसभा चुनावों की 1 महीने सवा महीने की जो एक्सरसाइज थी, हंगामा था, शोरगुल था, वो अब खत्म होने को है और 24 घंटे बाद ये साफ हो जाएगी तस्वीर कि किसकी सरकार बनेगी और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हो सकता है मुख्यमंत्री बनने में थोड़ा बहुत टाइम लगे, लेकिन ये तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। क्या एनडीए की सरकार की वापसी हो रही है? क्या तेजस्वी सरकार बना सकते हैं? और क्या प्रशांत किशोर कोई भूमिका, बड़ी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका इन चुनावों में अदा करने वाले हैं? क्या राजनीतिक समीकरण है? क्या ये मंडल राजनीति है या कमंडल राजनीति है, या फिर धर्म के आधार पर पोलराइजेशन हुआ है? ये सब चीजें बहुत सारी साफ होंगी और महिलाओं ने क्या खुलकर नीतीश कुमार जी का साथ देकर बाजी पलट दी, या युवाओं का जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला था उसने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार को, राजनीति को ऐतिहासिक दृष्टि से और आज की ताजा स्थिति से बहुत बारीकी से, गहराई से जानने वाले मेरे मित्र अभिषेक कुमार हमारे साथ हैं और मैं समझता हूं कि उनसे बेहतर आदमी नहीं हो सकता जो बिहार की चर्चा खास तौर से कत्ल की रात से पहले कर सके। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत हंगामा हो गया, बहुत शोर हो गया, सबने अपने अपने आइडिया, अपने अपना जो एग्जिट पोल है वो भी दे दिया है और अब एग्जिट पोल आने में भी बहुत समय नहीं बचा। लेकिन हमें अभिषेक पर इतना भरोसा रहता है कि वो बहुत बारीकी से सीट दर सीट, जाति दर जाति, पार्टी दर पार्टी को बेहतर समझते हैं। अभी ताजा जो है, कल रात को एक्सिस माई इंडिया का भी जो पोल है, एग्जिट पोल, वो आ गया, जिसमें एनडीए को बताया गया है कि करीब करीब 100 से 125 के करीब 121 से 141 सीटें दी गई और एमजीबी को यानी महागठबंधन को 98 से 118 सीटें दी गई। और वोट वाइब का भी एक सर्वे आया जिसमें एनडीए को 125 से 145, महागठबंधन को 95 से 115 दी गई। लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने जब सीटों को पार्टी वाइज डिफाइन किया है तो वो बड़ा चौंकाने वाला है। उसमें उन्होंने आरजेडी को नंबर 1 पार्टी कहा है 67 से 76 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर उन्होंने रखे 50 से 56 पर और जेडीयू को 56 से 62 पर। एलजेपी को भी ठीक ठाक सा हिसाब किताब मिला है 11 से 16। अब ये तो कल तय हो जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन आप पहली नजर में जितने एग्जिट पोल आए, क्योंकि सब एग्जिट पोल का मोटे तौर पर 14-15 एग्जिट पोल देख रहा हूं मैं, उनमें से 90% एनडीए की सरकार बना रहे हैं, एनडीए की वापसी कर रहे हैं। पहले तो ये बताइए, क्या आपको ठीक लग रहा है ऐसा? और अगर ऐसा है तो क्या बड़ा कारण है? देखिए विजय जी, मैं इस सर्वे को एनडीए और महागठबंधन के नजरिए से देखता ही नहीं हूँ। जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं या जो नतीजे आएंगे उस नजरिए से मैं देखने का आदी नहीं हूँ। पिछले 5, 7, 10 सालों में बिहार में जो कुछ भी हुआ है उसमें 3 बड़े राजनीतिक प्लेयर, जो खुद गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि बिहार में 3 बड़े राजनीतिक प्लेयर है, उनमें से 2 जिधर होते हैं मैंडेट भी उधर ही होता है और सरकार भी उधर ही बनती है। तो इसको 3 पार्टियों के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूम रही है, फिर अभी भी घूमेगी। कम से कम आज एक्सिस माई इंडिया का सर्वे मैंने देखा तो उससे साफ हो गया, आरजेडी, जेडीयू एंड बीजेपी। और जब इन तीनों के बीच में घूमेगी राजनीति तो फिर उसके बाद एनडीए की चर्चा हम करें या महागठबंधन की चर्चा करें वो बेमानी हो जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे कॉमन फैक्टर हैं जो दोनों तरफ में जहां उनके लिए अच्छी डील होगी, जहां उनकी बार्गेनिंग अच्छी होगी, उनके साथ जाकर वो सरकार बना लेंगे। नीतीश कुमार की पोजीशन कहां से कमजोर होती है? नीतीश कुमार की पोजीशन कमजोर होती है 2015 के विधानसभा चुनाव से। 5 और 10 में तो नीतीश कुमार असेंबली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। 2015 की स्थिति आप देखें तो नीतीश कुमार अपने गठबंधन में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हो गए, महागठबंधन। और फिर उन्हें गठबंधन की बड़ी पार्टी बनने के लिए भाजपा के साथ आना पड़ा, क्योंकि भाजपा तीसरे नंबर पर थी। क्योंकि जब आप सत्ता की स्टेपनी, जब कोई छोटी पार्टी होती है और बड़ी पार्टी सरकार को लीड करती है तो सरकार स्टेबल होती है। आपने देखा होगा चौधरी चरण सिंह की सरकार नहीं चली, चंद्रशेखर की सरकार नहीं चली, देवेगौड़ा की सरकार नहीं चली, गुजराल की नहीं चली। क्यों नहीं चली? कारण यह था कि सरकार को वो पार्टियां लीड कर रही थी जिनसे ज्यादा बड़ा संसदीय दल वाली पार्टी सरकार को सपोर्ट कर रही थी जी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी या मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो वो चली। इसलिए चली क्योंकि सत्ता गठबंधन के दौर में भी बड़ी पार्टी लीड कर रही थी। बिहार में नीतीश कुमार ने वो स्टेटस 2015 में खो दिया और 2020 में उनकी स्थिति और खराब होगी। 2020 के चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई।
अब चिराग पासवान वाला खेल हुआ, बन गई, बना दी गई, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन अब आज का वो अलग मुद्दा है। वो नहीं है। आज का मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी नहीं बन रही है विधानसभा में। ये साफ दिख रहा है, तमाम सर्वे दिखाए हैं। उन सर्वे के आधार पर तो ये कह सकते हैं, कल से आज तक जो भी आपने एग्जिट पोल देखा, मैंने देखा, सबने देखा, वो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं है। कुछ की नजर में नंबर 1 है तो कुछ की नजर में नंबर 2। तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि वो सरकार किसके साथ बनाएंगे। तो सरकार, नीतीश कुमार याद रखिए, सरकार इस बार उसी के साथ बनाएंगे जो उनसे छोटा सा विधायक दल लेके आएगा। अगर दोनों उनसे छोटा विधायक दल लेकर के आते हैं, राजद और भाजपा दोनों, तो मुझे लगता है फिर नीतीश कुमार सेकुलरिज्म के नाव की सवारी करने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। एक आप तो जेडीयू बड़ा के करीबी दूसरा नेता, बड़ा टर्न दिखा रहे हैं, बड़ा ट्विस्ट, जी एक नया ट्विस्ट आप दे रहे हैं इसमें। नहीं, देखिए, उनके करीबी लोग इस बात को, आजकल तो मीडिया से बात नहीं करते, उनके करीबी लोग इस बात को कहते हैं कि उनके मन में एक टीस है और उनको लगता है कहीं ना कहीं हम एक निंदा का शिकार हो रहे हैं। निंदा किस बात की? तो जैसी निंदा नरसिम्हा राव की होती थी बाबरी विध्वंस को लेकर, पहली दोनों सरकारें नरेंद्र मोदी की अपने बूते थी। वो जिस धारा की राजनीति नीतीश कुमार करते हैं, उस धारा के लोगों के बीच में वो अपने आप को अकेला पा रहे हैं और लोगों की तरफ से वो आलोचना का केंद्र बन रहे हैं कि इस बार सरकार आपकी वजह से चल रही है, जो वक्फ पे फैसले ले रही है, वो दूसरे मसलों पर फैसले ले रही है, और नरेंद्र मोदी की सरकार है जिनके लिए कभी आपने डिनर कैंसिल कर दिया, जिनको कभी आपने अपने पीक पर रहते हुए बिहार में चुनाव प्रचार के लिए नहीं आने दिया। तो ये सारी चीजें नीतीश कुमार के मन में है, लेकिन सवाल यह है कि व्यक्ति जो खुद चाहता है वो अक्सर हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता कि आरजेडी भी उनसे छोटी हो जाए, ताकि नीतीश कुमार जो बार्गेनिंग बीजेपी के साथ कर सके वही बार्गेनिंग आरजेडी के साथ कर सके। ये तभी संभव है जब दोनों उनसे छोटे रहे, तब वो तय करेंगे कि कम्युनल, सो कॉल्ड कम्युनल लाइन की सवारी करनी है या सो कॉल्ड सेकुलर लाइन की सवारी करनी है। तो इन परिस्थितियों के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। जी, लेकिन मैं इसमें एक चीज आपसे समझना चाहता हूं, आपने जो कहा वो ठीक है बात, कन्वेंशनल तरीके से, लेकिन पिछली बार तो 5 साल से तो वो छोटी पार्टी होकर एक स्थायी सरकार चला रहे। तो अस्थाई कहाँ पहली है? बात, आप देखिए, मुख्यमंत्री पद तो अस्थाई है, बस 3 बार लाइसेंस का रिन्यूअल हुआ एक ही विधानसभा में, और वो उसमें ठीक है आपने देखा वो, कि डिप्टी सीएम, स्पीकर और लीडर ऑफ अपोजिशन, तीनों के पद रोटेट होते रहे, और नहीं एक लेकिन व्यक्ति इस विधानसभा में ऐसा भी आया इसी 5 साल में जो डिप्टी सीएम भी रहा, जो स्पीकर भी बने और जो नेता विपक्ष भी बने, विजय सिन्हा। एक ही नहीं लेकिन विधानसभा में तीनों सुख उन्होंने भोग लिया। वो तो ठीक है, लेकिन बीजेपी ने तो उनको डिच नहीं किया, छोट बड़ी पार्टी होकर भी। पहली बात है ना, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, कोई इसमें जी सवाल नहीं कर रहा है कि जी 2020 से 2025 में जो आपने जिक्र किया था वो भी ठीक है कि भाई बड़ी पार्टी यदि सपोर्टिंग पार्टी होती है तो मुश्किल होता है, लेकिन 2020 से 2025 में बड़ी पार्टी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी, ऑलमोस्ट डबल सीट्स के साथ उनके पास थी, 43 और 75 में, मतलब मैथमेटिक्स को 100% ना करें लेकिन डबल, जी और केंद्र में भी उनके पास मजबूत सरकार थी उस समय, नीतीश कुमार की जरूरत नहीं थी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को चलाया। पहली बात। दूसरी बात, ये क्या हम लोग ज्यादा दयावान है नीतीश कुमार जी के लिए जो कहते हैं कि वो सेक्युलर पॉलिटिक्स नहीं करते? 20 साल से तो एनडीए के साथ चल रहे हैं, और ये जो आप नहीं याद दिलाते हैं नरेंद्र मोदी की बात, ये तो नीतीश कुमार वही हैं जो 2002 में रामविलास पासवान छोड़ गए थे सरकार, नीतीश कुमार ने नहीं छोड़ी थी। इसलिए ये जो इनका चेहरे को हम सब लोग मिलकर सेक्युलर बनाते हैं, इस पर भी थोड़ी बात साफ तरीके से होनी चाहिए। नहीं, वैसे भी देखिए, नीतीश कुमार की जब हम बात इस पैरामीटर पे कसने की कोशिश करते हैं, तो हमें मुलायम सिंह यादव को भी देखना पड़ेगा कि उनकी पहली सरकार 1989 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बने थे। लालू यादव की पहली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी थी। चिमन भाई पटेल की जनता दल की आखिरी सरकार भी बीजेपी के समर्थन से बनी थी। तो जनता दल के और भारतीय जनता पार्टी के बीच पहली सरकार में और ज्यादा सरकारों में रहने के बाद समर्थन करने के बाद, मुलायम सिंह की जो आप जिक्र कर रहे हैं वो अलग स्थितियां थी, लालू की भी। नीतीश कुमार जी तो बहुत लंबे समय तक एनडी बीजेपी के साथ रहे, मैं ये कह रहा हूँ। बीजेपी के साथ रहे और गुजरात दंगे के बाद भी साथ रहे। हाँ, फिर ये देखिए, गुजरात दंगे के बाद भी वो साथ रहे बीजेपी के। रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, और गोधरा का लंबे समय तक उन्होंने उस इंसिडेंट के बाद दौरा भी नहीं किया था, जो आमतौर पर रेल मंत्री करते रहे कोई घटना होती है तो।
तो ये सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बन गए तो नीतीश कुमार उस भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे जिस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता दोनों पद पर एक ही व्यक्ति थे, लाल कृष्ण आडवाणी, उस दौर में 2005 में। और जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो वो जिन्ना की मजार पर जाकर आ चुके थे और उस भाजपा के साथ सरकार चलाने में नीतीश कुमार को दिक्कत नहीं हो रही थी। दिक्कतें कब से शुरू होती है? दिक्कतें शुरू होती है तब से जब गोवा कार्यकारिणी होती है, जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी का चुनाव अभियान समिति का नेता बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है, वहां से दिक्कतें होती है। और फिर जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए केंद्र में, समीकरणों के स्तर पर नीतीश कुमार को दिक्कत हुई और बिहार की राजनीति में विधानसभा के अंदर के अंकगणित में भी नीतीश कुमार को दिक्कत होने लगी। आप देखिए कैसे दिक्कत बढ़ती है। पहले बिहार में एक अंडरस्टैंडिंग जो बीजेपी की थी जेडीयू के साथ, उसमें एक बहुत सामान्य सी चीज थी कि बीजेपी अपर कास्ट और बनियों की राजनीति करेगी वैसे की, और ओबीसी, ईबीसी, अल्पसंख्यक, महादलित वगैरह की राजनीति नीतीश कुमार करेंगे। जब नरेंद्र मोदी का उभार होता है 2013 में, जब वो पीएम कैंडिडेट बनते हैं बीजेपी की तरफ से, उसके बाद बीजेपी ओबीसी पॉलिटिक्स में, ईबीसी पॉलिटिक्स में एक स्टेक होल्डर की तरह बिहार में आती है। और जब नीतीश कुमार और लालू यादव के वोट बैंक में बीजेपी एक स्टेक होल्डर की तरह जब सामने आती है तो रस्साकसी बढ़ना तो स्वाभाविक है। कौन चाहता है कि उसके वोट बैंक में डाका पड़ जाए? कोई नहीं चाहेगा। राजनीति में नीतीश कुमार ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि उससे बड़ी चुनावी हिंदुत्व की लकीर खींच के कोई और आ जाए। ये रस्साकसी चलनी स्वाभाविक है। और ये मंडलवादी नेताओं की एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा सुन के आश्चर्य होगा। ये राज्य में तो चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के हाथ में, इनके खुद के हाथ में नेतृत्व रहे। केंद्र के बारे में इनकी इच्छा हमेशा से यही रहती है कि अगर कोई ओबीसी का नेता बने तो वो खुद ही बन जाए प्रधानमंत्री, और खुद नहीं बन सकते तो कोई दूसरा ओबीसी ना बने, कोई जनरल कैटेगरी का आदमी प्राइम मिनिस्टर है, ताकि उनके वोट बैंक में वो स्टेक होल्डर की तरह बिहेव ना करे। वो चाहते हैं कि ऊपर में कोई अटल बिहारी वाजपेयी आ जाए, ऊपर में कोई नरसिम्हा राव आ जाए, कोई चंद्रशेखर आ जाए, वो ऊपर में चाहते रहते हैं, कोई वीपी सिंह आ जाए। वो कतई नहीं चाहते हैं कि ऊपर में कोई नरेंद्र मोदी आ जाए, कोई केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री बन जाए। वो कतई नहीं चाहते हैं ओबीसी वर्ग के लोग। आप देखिए ना 96 का घटनाक्रम अपने आंखों के सामने आपने देखा है। यूनाइटेड फ्रंट के लोगों ने पहले वीपी सिंह को अप्रोच किया जो जनरल कैटेगरी के थे, उन्होंने मना किया तो ज्योति बासु को अप्रोच किया, देवेगौड़ा तो उनकी आखिरी चॉइस थे। तो ये अपने वोट बैंक को अक्षुण्ण रखने के लिए कोई भी कीमत, कोई भी राजनीतिक दल चुकाने के लिए तैयार हो जाता है। यही स्थिति मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव की है, यही स्थिति लालू यादव या नीतीश कुमार की है, और यही स्थिति कमोबेश भाजपा की भी है, कांग्रेस की भी रही। जी नहीं, वो ठीक है, मैं उसमें सब राजनीतिक दल अपने इंटरेस्ट से काम करते हैं और आपने भी ये अच्छा इंटरेस्टिंग एंगल दिया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी को नरेंद्र मोदी से आपत्ति है कहाँ? आप 2013 की बात कर रहे हैं, उससे तो वो गंगा का पानी पूरा का पूरा बह गया, गंगा पथ नया बन गया है सर। वो तो नीतीश कुमार जी तो है। आप सोचिए, नहीं 2020-24 का इलेक्शन में नीतीश कुमार जी गए थे ना। देखिए सियासत में कुछ चीजें बीजेपी को छोड़कर गए थे, तो किसी ने कहा नहीं आपको कि वापस आने के लिए आप आए, क्योंकि आप पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, किसी ने नहीं बनाया तो आप इधर आ गए। और वहां रहकर भी आप आरजेडी के साथ ही चला सकते थे सरकार, कोई दिक्कत नहीं थी। आरजेडी के साथ तब भी देखिए दिक्कत क्या थी कि आरजेडी, नीतीश कुमार की किस्मत खराब थी या जो कहे, जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार बनाने गए, आरजेडी उनसे बड़ी पार्टी के तौर पे सामने आ गई। चाहे 2015 में भी आरजेडी को 80 विधायक जनता ने चुन के दिए थे, नीतीश कुमार को 71 दिए थे, और 2022 में भी जब गए तो ये 43 पर थे, वो 75 पर थे। ये इनकी बदकिस्मती रही। अब इस बार बिहार की जनता को ये तय करना है जो सबके सामने आएगा कि अब क्या होगा। मान लीजिए आपने कहा जैसे नीतीश कुमार को निकालते हैं या बिहार को नीतीश कुमार के राज से निकालते हैं। नहीं, मैं समझना चाहता हूं कि जो अभी का एग्जिट पोल है उसमें यदि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दोनों ही यदि जेडीयू से बड़ी पार्टी बनते, सपोज नंबर में, तो वो किसके साथ जाएंगे? तब नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी। तय मानिए कि इस बार अगर नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर रह गए तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना लगभग असंभव है, लगभग असंभव है। और जनता दल यूनाइटेड की यानी नीतीश कुमार जी की सीटें ज्यादा आई, नंबर 1 पार्टी वो बनी, और दोनों पार्टी छोटी रही, तो किसके साथ जाएंगे नीतीश कुमार?
मुझे लगता है कि उस परिस्थिति में नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर सरकार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि 5 साल तक फिर राष्ट्रीय जनता दल इस विधानसभा में उनसे मुख्यमंत्री पद की मांग नहीं करेगी। इसमें बीजेपी तो करेगी, आपको लगता है? क्या? नहीं, बीजेपी जेडीयू अगर उनसे छोटी होगी तो करेगी नहीं लगता है। लेकिन बिहार में सर ऐसा है कि 18% माइनॉरिटी है जो ये कहता है कि नीतीश कुमार ने हमारे लिए काम खराब नहीं किया है, ठीक ठाक ही किया है। महादलित है जो कहता है संविधान बचाओ के नैरेटिव को, उस नारे को स्वीकार करने के बावजूद ये बात कहता है नीतीश कुमार काम तो ठीक करते हैं, दिक्कत यही है भाजपा के साथ चले जाते हैं। तो ये 28-30% का वोटर का चंक ऐसा है जो नीतीश कुमार से सहानुभूति रखता है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ खुलकर नहीं आ पाता क्योंकि नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहते हैं। तो सियासत में कोई भी राजनेता कुर्सी की कीमत, कुर्सी तो कुर्बान कर सकता है समय के हिसाब से, लेकिन सियासत बचाने और वोट बैंक बचाने के लिए वोट बैंक को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है। परिस्थितियां ऐसी बनती है कि नेताओं को चुनना पड़ता है कि कुर्सी और वोट बैंक दोनों ना छिटक जाए। एक बार आप फिर से ठीक से मुझे समझाइए कि जेडीयू की पार्टी नंबर 1 होती है, नीतीश कुमार जी की पार्टी नंबर 1 होती है, तो जाहिर है कि वो दोनों पार्टियां कम होंगी, आरजेडी और बीजेपी। तो उस शर्त पर, उस स्थिति में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ बनाएंगे सरकार, फिर तो सरकार को केंद्र में भी छोड़ना पड़ेगा। निश्चित तौर पे छोड़ना पड़ेगा। तो क्या फायदा होगा नीतीश जी का? नहीं, बात फायदे की नहीं है। देखिए, चंद्रबाबू नायडू वाली राजनीति नीतीश कुमार करते नहीं है कि समर्थन जिन्हें दे, मंत्री बनाए ना बनाए, उनको हर स्कीम में बाकी राज्यों से ज्यादा पैसा चाहिए। वो राजनीति नीतीश कुमार करते नहीं है। नीतीश कुमार की राजनीति विशुद्ध रूप से वही राजनीति है। अब वो जानते हैं, मुझे जेडीयू के एक नेता ने बताया कुछ दिनों पहले, ज्यादा से ज्यादा केंद्र से हमें मिल क्या रहा है। अभी एक्सप्रेसवे बिहार होकर जाते, एक्सप्रेसवे उनको बंगाल ले जाना है, कलकत्ता तक, एक्सप्रेसवे उनको असम तक ले जाना है, तो आसमान से तो ले नहीं जाएंगे, बिहार से ही ले जाएंगे। अगर वहां ना ले जाना हो तो बिहार को नहीं देंगे। हमें क्या दे रहे हैं? कुछ वैसा तो इन्हें मिल नहीं रहा कि ये केंद्र सरकार से कुछ अलग से मिल रहा हो। तो ये बात सब लोग कहते हैं कि जेडीयू के अंदर की ऐसा कुछ नहीं है कि राज्य सरकार को कुछ विशेष पैसे या कुछ विशेष काम के लिए कुछ मिल रहा हो। और वैसे भी पैसे के लिए आप देखिए, नीतीश कुमार जिस दौर में सत्ता में आए थे, आपको याद होगा, बहुत स्थिति खराब थी बिहार की, इसको स्वीकार करना होगा। उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार ने उन्हें पूरी सहायता दी थी। और मुझे याद है कि पटना एयरपोर्ट पर जब मोंटेक सिंह अहलुवालिया और मनमोहन सिंह से मिलकर नीतीश कुमार वापस लौटे थे सीएम की ओथ लेने के बाद, तो उनका पहला स्टेटमेंट पत्रकारों के सामने यही था। लोगों ने पूछा, दिल्ली गए थे, क्या लेके आए? तो बोले कि झोला लेके गए थे और बोरा भर कर लाए। मतलब झोला छोटा होता है, झोला लेके गए थे लेकिन बोरा भर लेके आए, मतलब कि बहुत कुछ मिला है। तो नीतीश कुमार को जितना चाहिए वो कोई सरकार से मिल जाएगा। और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं चाहिए। अभी बिहार सरकार अगर कोई, या तो विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, वो नरेंद्र मोदी सरकार देगी नहीं। अभी बिहार सरकार में कोई सड़क और बिजली बनाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। अभी बिहार सरकार को क्या चाहिए? तो विशेष राज्य के दर्जे के तहत जो टैक्स में छूट मिलती है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जरूरी है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, कि कुछ प्रोजेक्ट्स आए, इन्वेस्टमेंट्स आए, तो वो केंद्र सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि बिहार को देंगे तो सबको देना होगा। नरेंद्र मोदी उन्हें देंगे नहीं, संभव ही नहीं है ना, वो संभव ही नहीं है अभी की स्थितियों में, नहीं लगता। लेकिन पहले मुझे ये समझाइए कि ये जो स्थितियां हैं अभी जो एग्जिट पोल्स की, वो आप स्वीकार कर रहे हैं? आप मान रहे हैं कि ऐसा ही रिजल्ट आने वाला है? देखिए, मुझे नंबर को लेकर के लगता है कि नंबर 1 की पोजीशन पे कोई भी जा सकता है। आरजेडी भी जा सकती है, जेडीयू भी जा सकती है। क्या पता बीजेपी ही चली जाए, क्या पता बीजेपी ही चली जाए। नंबर 1 पर कोई भी जा सकता है। बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, ये बात आप कह सकते हैं कि बीजेपी की स्थिति पहले जैसी नहीं है, क्योंकि जेडीयू को तकरीबन 8 से 10% वैसे वोटर के वोट मिले हैं जो भारतीय जनता पार्टी को, जो किसी कीमत पर वोट नहीं देते, उन तबकों से वोट मिले हैं। ऐसे कौन लोग? अल्पसंख्यक महिलाओं का वोट मिला है? जी, निश्चित तौर पर मिला है। मुझे लगता है कि जेडीयू वाली सीटों पर वो 15 से 20% वोट मिला है। अच्छा, उसके अलावा महादलित के ऐसे सेक्शन का जो अम्बेडकराइट थॉट से प्रभावित है और संविधान बचाओ वाले मुद्दे के साथ है, उनमें से भी जेडीयू की 101 सीटों पर जेडीयू को ठीक ठाक वोट मिले हैं, जो भाजपा और लोजपा को नहीं मिले। तो 10% के करीब ओवरऑल बीजेपी की तुलना में जेडीयू वाली सीटों पर 10% के करीब एक्स्ट्रा वोट जो एनडीए के बाकी पार्टनर को मिलना लगभग नामुमकिन है, वो जेडीयू को मिले।
बीजेपी उससे वंचित है, लोजपा उससे वंचित है। जी नहीं, लेकिन ये इक्वेशन तो फिर एनडीए को ही मतलब सरकार बनाने की बात करती है ना आज की तारीख में। नहीं, देखिए आज की तारीख में एनडीए को इक्वेशन सरकार बनाने की तरफ तब ले जाती है जब आज जो प्रदीप गुप्ता साहब दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार से भी बड़ा कोई है, उस स्थिति में अब आप मतलब किसी आप ऐसे बिल्कुल पत्रकार वही को बात कह रहे अपना हैं, सबऑर्डिनेट बना करके आप इस नहीं बात रखना पर अपनी चाहेंगे। जोर दे रहे हैं नहीं कि नहीं नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जा सकते हैं, ये बड़ा बदलाव होगा। नहीं, मैं जोर नहीं दे रहा। मैं देखिए व्यवहारिक राजनीति को समझना होगा। नीतीश कुमार के लिए कोई अनटचेबल नहीं है, ना आरजेडी ना बीजेपी। नीतीश कुमार के लिए वोट बैंक को अक्षुण्ण बनाए रखना प्राथमिकता है, लेकिन वोट बैंक को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए सियासत भी चलती रहे, वो जरूरी है, सत्ता बनी रहे। बीजेपी एक पार्टी है, उसका एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है। आरजेडी एक पार्टी है, उसका एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है। वो सत्ता में रहे ना रहे, वो पार्टी सरवाइव कर सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी, खुद नीतीश कुमार ने उस पार्टी को ऐसा बना दिया, वो जॉर्ज फर्नांडिस वाली पार्टी अब नहीं है कि बिना सत्ता के भी सरवाइव कर जाएगी। अब ये पार्टी ऐसी है कि अगर सत्ता नीतीश कुमार के हाथ से छूट जाए तो ये पार्टी 2 महीने भी सरवाइव नहीं करेगी, ये पार्टी बिखर जाएगी। तो सत्ता बचाने के लिए, पार्टी बचाने के लिए सत्ता बचाना जरूरी है। लालू यादव के लिए मजबूरी कतई नहीं है कि वो विपक्ष में चले जाए, या 20 साल से विपक्ष में आप देख रहे हैं, ज्यादातर मौके पर वो 17 साल तो विपक्ष में ही रहे ना 20 साल में। तो इतने समय से विपक्ष में पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश जी की पार्टी विपक्ष में कोई फर्क नहीं पड़ता है यूपी में। जी नहीं, इसको मेरे को समझाइए कि दिल्ली में बहुत सारे लोग कहते हैं कि यदि ऐसा कभी करेंगे नीतीश कुमार कि मान लो वो आरजेडी के साथ चले जाए, इसको मैं कोई सवाल नहीं कर रहा, आपने कहा उसकी बात को मानता हूँ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को तोड़ देगी जैसा कि शिवसेना के साथ किया? क्योंकि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई जेडीयू के ज्यादातर एमपीज तो खास तौर से बीजेपी के साथ है। ये बात जो लोग कहते हैं वो गलत बोलते हैं। मैंने भी पता किया, राज्यसभा वाले 1-2 लोग हैं जो साथ हैं, विधान परिषद वाले एक आध नेताओं पर शक किया जाता है कि वो बीजेपी और आरएसएस के लोगों के टच में है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद वाले लोगों से न सरकारें बनती है न बिगड़ती है। सरकार बनती बिगड़ती है विधानसभा और लोकसभा वालों से। तो जेडीयू टूट जाए, हाँ सत्ता चली जाए, अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी छूट जाए नीतीश कुमार के हाथ से, निश्चित तौर पर उनकी पार्टी टूट जाएगी। कुछ उधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज, बिहार के सोशल इक्वेशन को समझना जरूरी है सर। बिहार में दरअसल क्या है, जैसे यूपी में आप देखते हैं कि एमवाई समीकरण, और बिहार का एमवाई समीकरण या ईबीसी और माइनॉरिटी का समीकरण या महादलित का, वो यूपी के पैटर्न से एकदम अलग है। वो अलग है, ठीक है। पैटर्न से एकदम अलग इसलिए है कि यूपी में आप अब जैसे आजमगढ़ जिले को छोड़ दीजिए, तो एमवाई समीकरण वाले उत्तर प्रदेश के इलाके पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। खुद मुलायम सिंह यादव जिस इलाके से आते हैं, वहां यादव तो है, लेकिन मुस्लिम आबादी उस अनुपात में नहीं है जिस अनुपात में बिहार में एक स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको 15% के करीब, 14-15% के करीब, खासकर पूरे नॉर्थ बिहार में आपको पूरब से पश्चिम तक, पूरब में बढ़ता चला जाता है थोड़ा, लेकिन वो 14-15% दिखता है, और 10-12% यादव वोटर भी मिनिमम हर जगह दिख जाते हैं। तो ये जो 27-28% का जो चंक है, या फिर जो 10-12% जो नॉन यादव मंडलाइट फोर्स है ओबीसी के अंदर, वो दिखता है, और उस वोटर का विनिंग कॉम्बिनेशन अल्पसंख्यकों के मतों को जुड़ने से या अल्पसंख्यक वोटर्स के सॉफ्ट रहने से होता है। या तो वो जुड़ जाए या वो हराने की कोशिश ना करें, नेचुरल अपना पोलिंग करें कि जैसे किसी को दे रहे हैं, मोबिलाइज ना करें लोगों को, उससे तय होता है। तो ज्यादातर जो एमएलए जीत करके आते हैं इस तरह के सोशल स्ट्रक्चर में, तो उन्हें अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और है जो मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, जहां जमींदारी सिस्टम ब्रिटेन ने लगाया, लॉर्ड वेलेस्ली ने, वो रैयतवाड़ी महालवाड़ी वाली सोच वहां डेवलप नहीं हो पाई। वहां की सोच क्या हो गई कि लड़का आईआईटी भी करेगा, आईआईएम भी जाएगा, तो एक बार सोचेगा जो वाजीराम में जाके, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में जाके 2-3 साल यूपीएससी के लिए दे दे। कारण क्या है कि वो नियो फ्यूडल अप्रोच वो कहां से आती है, वो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से आती है, या फिर ब्यूरोक्रेसी से नहीं आती है तो फिर वो पॉलिटिकल पावर से आती है।
तो जो विधायक भी बन करके आता है, सांसद भी बन करके आता है, वो ये सोचता है कि हम आए हैं किसके लिए, पावर के लिए। यहाँ 50 करोड़ में एमएलए नहीं खरीदे जा सकते हैं, 100 करोड़ में एमएलए नहीं खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि जो विधायक और एमपी बनता है वो ये सोचता है कि एसडीएम साहब हमारे सामने कुर्सी छोड़ के खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। उसके लिए वो 50-100 करोड़ रुपए उसके सामने छोटा है। ये माइंडसेट उसका नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये उस जमींदारी सिस्टम से जो 200-300 सालों में प्रिवेल करते हुए आया है, वो माइंडसेट है। और उस माइंडसेट पे मैं आपको एक एमएलए की कहानी बताता हूं। बीजेपी के एमएलए है, 4-5 बार के एमएलए थे, उनका टिकट कट गया। कहा गया कि उनको बीजेपी के एक बड़े नेता जो मैनेजमेंट में माहिर हैं और लोगों को बिठाते हैं, चाणक्य, उन्होंने फोन किया और कहा कि आप आइए मिल लीजिए। उन्होंने कहा कि आपके जैसे बहुत नेता मैंने देखे हैं, ज्यादा होगा ईडी सीबीआई मेरे घर भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे, ज्यादा होगा हमें। बहुत सारी बातें उन्होंने कही जो हम नहीं कह सकते। तो ये बिहार है, यहां पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होता है। यहां तो जो ईडी सीबीआई का अफसर जाएगा उसको भी जाति से जोड़ देंगे सब। इसीलिए हमें तंग करने आया है। ये ठीक है। जी। मैं आपने मुस्लिम्स की बात की, ये बिहार के चुनाव में इस बार दोनों एम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एम एक महिला वाला जो नया था उस पर भी चर्चा करता, लेकिन पहले मुस्लिम्स पे बात करते हैं। सीमांचल को मैं देख रहा था अभी तक के एग्जिट पोल्स में, कल के जो पोलिंग वाले भी नंबर आए उसमें काफी अच्छी पोलिंग वहां पर हुई है, वोटिंग अच्छी हुई है सीमांचल में। जी। तो क्या आप देख रहे हैं इसको कि इसका क्या मायने होगा, क्या ये नतीजे बदलने में काम करेंगे? एक तो ये समझ में आ रहा है कि एमआईएम के साथ बहुत नहीं दिखाई दे रहा, वो आरजेडी कांग्रेस के साथ होगा या आरजेडी के साथ होगा। कैसा आपको लग रहा है ये सीमांचल का वोट? देखिए, सीमांचल में वोटिंग परसेंटेज बढ़ने को देखने का मेरा नजरिया अलग है। सीमांचल में मिनिमम 40% से मैक्सिमम 72% तक माइनॉरिटी वोटर है। 4 जिले हैं, 24 असेंबली है। मैं जिला वाइज परसेंटेज बता रहा हूं, असेंबली वाइज नहीं। वहां पर अगर पोलिंग परसेंटेज बढ़ता है तो इसका सीधा मतलब है कि वहां पर जो माइनॉरिटी है, यानी वहां जो हिंदू तबका है, उसकी वोटिंग बढ़ी है सीमांचल में। क्योंकि माइनॉरिटी में एक वोटिंग पैटर्न देखा जाता है कि चाहे वो इधर हो या उधर हो, दोनों ही तरफ वो वोटिंग बढ़ेगी, दोनों ही तरफ बढ़ेगी। नहीं, वो आपने ठीक कहा, लेकिन क्या वो रिवर्स पोलराइजेशन इस बार भी दिख रहा है आपको? पिछली बार तो हुआ ही था, पिछली बार एनडीए को फायदा हुआ था, बीजेपी को मिला ही है, और बीजेपी इस पॉलिटिक्स को कर ही रही है। रिवर्स पोलराइजेशन में सीटें नहीं मिली है सर। पिछली बार क्या हुआ है सीमांचल के अंदर कि ओवैसी फैक्टर ने 5 सीटें जीती, 7-8 सीटों पर नुकसान पहुंचाया, नुकसान किया। 22 सीटों में 24 सीटों में 5 ओवैसी को मिली, 7 महागठबंधन को मिली, 12 एनडीए को मिली, जिसमें 8 भाजपा को मिली, 4 जेडीयू को मिली। तो जेडीयू वाली 4 सीटें हो सकता है रिटेन रह जाए या एक आध का लॉस हो जाए। बीजेपी भी घट के बराबरी पे 4 पे या 3 पे आ जाए, ये संभावना सीमांचल में बनी हुई है। क्योंकि जितना पोलिंग परसेंटेज इधर से बढ़ेगा, उतना माइनॉरिटी के अंदर ओवैसी का वोट कटने से, वो ओवैसी फैक्टर जो पिछली बार हावी था, उस फैक्टर के इस बार नलिफाई होने से, उसके प्रभावहीन होने से आपको दिखाई देगा कि वो वोट एक तरफ जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि खेल हो रहा है। हाँ, वही तो मैं समझना मुझे लग रहा है कि ओवैसी को वोट नहीं मिलेगा, आरजेडी को मिलेगा, आप ये कह रहे हैं? एनडीए किसी भी परिस्थिति में अपने 12 के नंबर से 24 में जो आधी सीटें उसने जीत ली थी, उससे वो नीचे आ रहा है। नहीं, वो तो समझ गया मैं, एमआईएम को नहीं मिल रहा ना वोट। एक आध सीट कहीं मिल जाए, एक आध सीट मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि वहां देखिए राजनीति क्या है, आपको बताते हैं। किशनगंज जिले में, किशनगंज में जो माइनॉरिटी आबादी है तकरीबन 70%, उसमें आधी आबादी सुरजापुरी मुसलमानों की है। वो एक जाति है सुरजापुरी। अब वहां पर जैसे जहां जो बहुसंख्यक होता है उसमें कास्ट कार्ड चलता है। अब जैसे हिंदू बहुल इलाकों में क्या होता है कि फिर वो फियर फैक्टर नहीं होता कि यहाँ कोई दूसरा जीत जाएगा या दूसरा हावी हो जाएगा। तो वहां पर कोई यादव हो गया, कोई ब्राह्मण हो गया, कोई राजपूत हो गया, कोई भूमियार हो गया। सेम यही स्थिति जहां माइनॉरिटी मेजोरिटी में आ जाते हैं, उनके बीच आ जाती है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और उसी स्वाभाविक प्रक्रिया में शाहनवाज हुसैन एक बार सांसद हो गए थे 3-4 हजार वोटों से जीतकर 99 में, जब पहली बार वो जीते थे। उसी वोट के बंटने में और माइनॉरिटी के बीच जो कास्ट फैक्टर हावी हुआ, उसमें शाहनवाज हुसैन जीत करके चले गए थे। क्योंकि उन्हें जो 30% के करीब हिंदू वोट थे वो मिले। ट्रायंगुलर फाइट हुई थी एनसीपी, कांग्रेस और शाहनवाज के बीच, बीजेपी के बीच। उसमें अच्छा 10,000 का ही अंतर था। नंबर 1 से नंबर 3 कैंडिडेट के वोट में तीनों कैंडिडेट 10,000 आगे पीछे थे। कोई 5-7 हजार आगे था, कोई 8-9 हजार पीछे था।
इस ढंग से लगभग बराबर वोट तीनों को मिले थे। उसका फायदा शाहनवाज हुसैन को मिला था, 6-7 हजार से वो एमपी हो गए थे। तो उस इलाके को अगर आप देखें, उस तरह से सोशल इंजीनियरिंग क्या बीजेपी वाले कर पाए हैं? गुंजाइश कम दिखती है। एक तो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, कहीं दे करके तो देखते, तब जाकर के पता चलता कि वो किए क्या है। अब जो दूसरा एम फैक्टर है महिलाओं का, जिसको लेकर सब लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं कि भाई वो पूरा का पूरा नीतीश कुमार जी के साथ गया है। जी आपको ऐसा लगता है? पहली बात। दूसरी बात, जो कास्ट फैक्टर की जिसकी हम चर्चा अक्सर करते जी हैं, और महागठबंधन का मैं एक यूनाइटेड वोट मानता हूं, तो क्या उसमें से भी कोई वोट नीतीश कुमार जी को मिला है महिलाओं का? किसमें से? माइनॉरिटी में से निश्चित तौर पे नहीं मिला नहीं, है। जो माइनॉरिटी और महागठबंधन में मान लो यादव भी है कुछ और, क्योंकि सबको पैसा तो सबको मिला है, जी तो क्या वोट भी आया है उसमें से? वोट तो आया है, माइनॉरिटी में वोट आया है, और वो चुपचाप साइलेंट वोटर आया है। तो नीतीश कुमार जी को मतलब महिलाओं का सभी तरफ से समर्थन मिला, आप ये कह रहे हैं? जी अच्छा, दूसरा जो फैक्टर है एक, आपके मित्र का, प्रशांत किशोर जी का, उनका क्या हुआ है? वो फर्श पे अर्श पर है, कहाँ हैं, बीच में हैं, क्या हुआ उनका खेल? देखिए प्रशांत किशोर के साथ क्या हुआ है सर, कि प्रशांत किशोर ने मुद्दे बनाए और उस मुद्दे के आधार पर बिहार में ठीक ठाक लोग उनके साथ जुड़े। लेकिन बिहार की राजनीति में ये क्या है कि प्रशांत किशोर सामाजिक समीकरण को साधते हुए कोई चेहरा नहीं दे पाए। वो कहते रहे कि सीएम हमारा अति पिछड़ा होगा, ये होगा, वो तमाम बातें करते रहे। बाद में वो सब बातें कहना भी छोड़ दिया। और बिहार में किसी भी सत्ता को पलटने के लिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो या खराब हो, सत्ता को पलटने के लिए आपको चेहरा देना पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश जैसी परिस्थिति नहीं थी जहां नरेंद्र मोदी ही 2017 में चेहरा हो गए थे और समाजवादी पार्टी का आंतरिक झगड़ा समाजवादी पार्टी को, पारिवारिक झगड़ा कमजोर कर रहा था। नुकसान कर। यहां लालू यादव की स्थिति बहुत खराब भी हो रही थी 2005 में। तो एक विकल्प के तौर पर पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, जिनके कामकाज को लोगों ने देखा था। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री का टैग भी जुड़ा हुआ था 7 दिनों का। अभी प्रशांत किशोर को चेहरा रखना चाहिए था, कोई चेहरा रखते कि हाँ ये सामाजिक समीकरणों को भी साध रहा है वो चेहरा, और जो मुद्दे की बात कर रहे हैं फिर वो मुद्दे के साथ आगे बढ़ते। आप देखिए जब मंडल कमीशन आया, आपने तो देखा है उस दौर को, भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी, कलराज मिश्र, तमाम लोगों को एक तरफ किया, तमाम दावेदारों को। उन सब में जो दावेदार थे वो भी दावेदार थे, ऐसा नहीं था कि वो कोल्ड स्टोरेज से निकाले गए, लेकिन उनको आगे किया। कल्याण सिंह मंडल और कमंडल को साधने के लिए एक चेहरा लाया। दिग्विजय सिंह हार नहीं रहे थे तो उमा भारती के रूप में एक चेहरा लाया गया। तो बिहार में प्रशांत किशोर को भी एक चेहरा लाना चाहिए था, क्योंकि वही प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ठीक ठाक शासन दिया, लेकिन अब नीतीश कुमार के पास आइडियाज की कमी हो गई है। अब इसके आगे भी सड़क बिजली के आगे भी चीजें बिहार को चाहिए जो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन वो ये कह पाने की स्थिति में थे नहीं कि हम मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट खुद को डिक्लेयर करते, तब उसके बाद बिहार अगड़ा बनाम पिछड़ा में फंस जाता। ये बात वो बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन जब वो डिक्लेयर नहीं कर रहे थे तो लोगों को यही लग रहा था कि यहां तो केशव मौर्य का चेहरा दिखाया गया और डिक्लेयर नहीं किया गया और योगी आदित्यनाथ को दे दिया गया। यहां डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, फिर आके यही बन जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि या तो आपको बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी सत्ता के खिलाफ हो, कि चाहे जो चेहरा आप सामने रखे जीत के आ जाए, जैसे मोदी जी आ गए थे अन्ना मूवमेंट या CAG 2G वगैरह का जो हल्ला हुआ उसके बाद के दौर में, उस तरह से कांग्रेस हराओ अभियान था, उसमें वो जीत के आ गए। वो परिस्थिति तो बिहार में बन ही नहीं रही है अभी कि नीतीश हराओ अभियान पे चुनाव हो रहा हो। एक वोटर आप बिहार में घूम के किसी से पता कर लीजिए, नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए कि किसी कीमत पर हटा देना है उसके लिए वोट कर रहा हो। जो आरजेडी को वोट दे रहा है वो आरजेडी के समीकरण पर दे रहा है। जो बदलाव की बात कर रहा है, बदलाव की बात तो कर रहा है, 20 साल की सत्ता है तो लोग करेंगे ही, लेकिन वो इस मानसिकता से बदलाव की बात नहीं कर रहा है कि नीतीश कुमार को हर कीमत पर हटा देना। ये फर्क है, और इस फर्क को समझे बिना बिहार में प्रशांत किशोर या कोई भी विकल्प पैदा कर पाएगा। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर तो नीतीश कुमार का काम ही आसान कर रहे थे। बीजेपी की पूरी स्टेट लीडरशिप को बदनाम कर देना, तमाम ऐसे ऐसे मुद्दे उठाकर जो जनता के बीच में लग रहा था लोगों को कि हाँ पीके बात तो सही बोल रहे हैं जी, तो इसे काम नीतीश कुमार का ही आसान हो रहा था।
जी, समझ गया मैं। अब एक सवाल ये मुझे समझाइए कि याद है क्या धीरज आप जी, मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूं, हम लोग बहुत जी, बच्चे थे। जी, 92 के वर्ल्ड कप में फाइनल के ठीक पहले खबर आई कि रोबिन स्मिथ इंजर्ड हो गए। उस समय इंग्लैंड के बड़े स्टार प्लेयर थे, अच्छा जी, परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा, तो रॉबिन स्मिथ जब इंजर्ड हो गए तो काम इमरान खान का ही आसान हुआ। वही काम है कि जब बीजेपी जो सत्ता पर नजर गड़ाए बैठी है, उसका कप्तान ही पॉलिटिकली इंजर्ड हो गया। सम्राट चौधरी या सम्राट दिलीप चौधरी को जायसवाल, पूरी टीम। जी। नहीं, तो ये समझाइए मुझे आखिरी सवाल के तौर पे कि क्या बीजेपी ने कोई गलती की नीतीश कुमार को मतलब मोटे तौर पर या एक बहुत ठोस तौर पर सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया? आपको लगता है यदि वो होता तो और ज़्यादा मजबूत हो सकती थी स्थितियाँ? मतलब अभी के एग्जिट पोल के हिसाब से ही देखें। देखिए कम से कम बीजेपी का नुकसान नहीं होता। सीएम कैंडिडेट अगर अनाउंस किया होता तो बीजेपी की सीटें नीतीश कुमार से ज्यादा होती, इस बात की गारंटी ली जा सकती थी, क्योंकि बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मजबूत है। बीजेपी के पास बूथ लेवल पर मैनेजमेंट की एक पूरी टीम खड़ी है, सब कुछ था। तो जब नीतीश कुमार का चेहरा अनाउंस कर देती तो जेडीयू वाले वोटर जो कहीं लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है कर रहे हैं, वो करना बंद कर देते। अभी क्या है, जेडीयू की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जेडीयू से कहीं बीजेपी वालों ने इस बार चिराग मॉडल जैसा खेल नहीं किया है जो पिछली बार किया था, लेकिन फायदा बीजेपी को होता। अब बीजेपी को कहीं ये लग रहा हो कि एकनाथ शिंदे का नाम अनाउंस नहीं किया था, जीत के आ गए थे। लेकिन बिहार में दिक्कत ये है कि बिहार के वोटर, बिहार में साक्षरता देश में सबसे कम है सर, लेकिन बिहार में राजनीतिक साक्षरता मुझे लगता है कि एक रिक्शा सबसे चलाने वाले ज़्यादा है। व्यक्ति को भी बहुत ज्यादा है। उसे भी पता है कि सियासत कैसे होती है और चुनाव कैसे लड़ा जाता है। जी। नहीं तो क्यों गलती की बीजेपी ने? गलती नहीं मतलब क्यों फैसला किया? हम गलती और सही तो नहीं मानते, मतलब मैं नहीं मानता। बीजेपी ने क्यों फैसला किया ऐसा? अब ये तो बीजेपी वाले ही जाने क्यों किया, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति को जो मैं देख रहा हूं, एक चीज उसमें कॉमन दिखाई देती है कि जो गुजरात से बड़े राज्य हैं, मतलब मझोले आकार के राज्य हम उनको कहते हैं जहां 40 से कम लोकसभा सीटें हैं। जहां 40 या 40 से ज्यादा सीटें हैं, मसलन बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या महाराष्ट्र बंगाल, तो तमिलनाडु बंगाल को छोड़ दीजिए, वहां बीजेपी अभी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है बिहार, यूपी और महाराष्ट्र की तरह। यहां से कोई ओबीसी लीडर सामने आ जाए, कोई गोपीनाथ मुंडे आ जाए, कोई सुशील मोदी आ जाए, कोई कल्याण सिंह आके सत्ता में बैठ जाए, इससे मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी गुजरात लॉबी को होती है, क्योंकि यूपी बिहार से ओबीसी लीडर भी सामने आएगा तो पढ़ा लिखा आएगा। और शायद यही कारण है कि ये लोग सम्राट चौधरी को ढूंढ कर लाते हैं। अब यहां आप खुद देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हालांकि यह सवाल पूछने की भूमिका आपकी है, लेकिन मैं पूछता हूं, 2013 में जब नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट बनाए गए, उस वक्त मुंबई, लखनऊ और पटना कहीं भी कोई बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं था। आप ये बताइए, बीजेपी को लंबे समय तक कवर करते रहे, कहीं इन तीनों जगह में कहीं कोई सुशील मोदी, कोई गोपीनाथ मुंडे कोई या नहीं, कोई राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री होते, तो तीनों में कहीं मुश्किल कोई, तो क्या नरेंद्र मोदी का पीएम कैंडिडेट बन पाना आसान होता? बिल्कुल। जी। तो मुझे कहीं ना नहीं कहीं लेकिन लगता जो है कि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी सेंस ऑफ ये ठीक है, प्रिवेल करती है कि बिहार से लाएंगे तो ओबीसी नेता पढ़ा लिखा होगा, पढ़ा लिखा होगा तो फिर उसके बाद वो दबाना शुरू करेगा, उसको दबाना मुश्किल हो जाएगा। आपने अभी एक लाइन बोल दी कि जो नारा चलता रहा कि लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है, तो क्या जी इसको ऐसे समझ सकता हूं मैं कि भाई जेडीयू ने इस बार बीजेपी का नुकसान किया जो एलजेपी ने जेडीयू का नुकसान किया था? बिल्कुल। अब वो कितना किया है, किस लेवल पे किया है, वो कहना थोड़ा मुश्किल है। वो कहना इसलिए भी मुश्किल है कि देखिए, बीजेपी का नुकसान कब हुआ था, बीजेपी ने जेडीयू का नुकसान कब किया था, जब उस वक्त तेजस्वी यादव बिहार में एक विकल्प के तौर पर उभर रहे थे। उभर रहे थे। जी। अभी नीतीश कुमार ने क्या किया है, जाने अनजाने हुआ या परिस्थितियों की वजह से हुआ, नीतीश कुमार ने सत्ता में जो काम किए उसका क्रेडिट लेते हुए तेजस्वी यादव भी नजर आए। मतलब 5 साल की सरकार ही खराब थी, ये कहने की स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल भी नहीं थी, और अगर नहीं राजद थी, के साथ मिलकर लड़ते तो भाजपा भी नहीं थी, नहीं थी। क्योंकि इस नहीं तो सरकार में हिस्सेदारी दोनों की थी। अब मैं इसी में एक लाइन और जोड़ देता हूं सर। 2015 में जब भाजपा लड़ रही थी चुनाव, तो एक बड़ा मुद्दा यह था कि 2013 तक तो उस 5 साल वाली विधानसभा में भाजपा भी थी,
और जनता के बीच नीतीश कुमार के सरकार के अच्छे कामों का क्रेडिट मोदी जी अपने मंच से सुशील मोदी को देते थे, वित्त मंत्री को, नंद किशोर यादव पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को सड़कों का क्रेडिट देते थे, हेल्थ का क्रेडिट चंद्रमोहन राय को देते थे। तो जनता की, देखिए जनता मूर्ख नहीं है, जनता को लग रहा था खिलाड़ी को क्रेडिट दिया जा रहा है, कप्तान को गाली दी जा रही है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तो ये जो परिस्थिति दिखाई दे रही थी, इन परिस्थितियों में पूरी तरह से मुझे लगता है कि इस बार नीतीश ने किसी को इस लायक नहीं छोड़ा था कि क्रेडिट ले सके। नहीं, खुल के आलोचना कर सके कि 5 साल में बिहार में कुछ नहीं हुआ है, सरकार ही भ्रष्ट थी या सरकार ही खराब थी। क्योंकि फिर पूछते कि अच्छा अगर भ्रष्ट थी और खराब थी, आप भी तो थे इसमें, आप थे उसमें, इसका मतलब आप भी खराब थे। जी। एक चीज और बताइए कि 2020 के जो जख्म थे चिराग पासवान के नीतीश कुमार जी को, वो अभी तक हरे रहे या भर गए थे? देखिए नीतीश कुमार इस मामले में लालू यादव जितने उदार नहीं है। लालू यादव के बारे में सुशील मोदी भी कहा करते थे इस बात को कि वो दिल में कुछ रखते नहीं है, मन में कुछ रखते नहीं है, जो हुआ गया कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर गले लगा लेते हैं। नीतीश कुमार के साथ यह है कि नीतीश कुमार गांठ बांध के बैठते हैं, वो बोलते नहीं है, वो गांठ बांध के बैठते हैं। पुरानी से पुरानी बात, 20 साल पहले की भी कोई बात है, आपने 10 काम नीतीश कुमार ने अगर नीतीश कुमार के लिए किसी ने अच्छा किया, हो सकता है वो भूल जाए, लेकिन एक बार अगर दगा दे दिया, एक बार कोई काम पसंद नहीं आया, अब मैं नाम नहीं लूंगा, एक जेडीयू के नेता ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, कभी उनके साथ थे, उन्होंने मुझे बताया था कि किस किस सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में कैसे ब्यूरोक्रेसी को कथित तौर पर मैनेज करके कहीं 12 वोट कहीं 15 वोट से सीटें निकाली गई थी। अब कैसे निकाली जाती है नजदीकी मुकाबले की सीटें, आपको पता ही है। ठीक है। तो लेकिन उनके तमाम अच्छे काम किनारे हो गए। एक खबर पहुंच गई, अब खबर में कितनी सच्चाई थी, एक खबर पहुंचते लगी कि ये बीजेपी से मिल गए हैं और जेडीयू को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, तो बस हो गया ऐसा। तो फिर उसके बाद सब कुछ चला गया, उनका पूरी राजनीतिक पूंजी चली गई। ये नीतीश कुमार में। लालू यादव में क्या है? लालू यादव में ये था कि लालू यादव को किसी ने या मुलायम सिंह यादव को कितना भी नुकसान पहुंचाया, वो ले मंच लेते। पे क्या क्या नहीं कहा, बेनी प्रसाद वर्मा ने क्या क्या नहीं कहा था, मीडिया के सामने आप सबके सामने कहा था, लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा को गले लगा लिया। नीतीश कुमार में यह है कि किसी ने कुछ भला बुरा आप शब्द बोल दिया, बर्दाश्त कर लेंगे, साजिश कर दी तो वो नहीं होगा। खबर मिल गई कि ये आदमी कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, तो फिर उसको भूलते नहीं है। ये एक दिक्कत है नीतीश कुमार के साथ कि राजनीति में इतना ज्यादा चीजों को दिल पर लगा के नहीं चलते हैं, वो सब दिक्कतें हैं। नरेंद्र मोदी में भी है। चलिए, तो आखिरी सवाल, मतलब ये तो मान लो अभिषेक ये मानते हैं कम से कम कि सरकार नीतीश कुमार की बनेगी, कैसे कहा जाए कि एग्जिट पोल के मुताबिक, अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही है तो नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। अब एग्जैक्ट पोल अगर इससे कुछ अलग आता है, अब मान लीजिए महागठबंधन 122 पहुंच गया तो कैसे बनेगी? मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे सहयोगियों के साथ 100 110 पहुंच गई तो कैसे बनेगी? तब तो आरिफ साहब सरकार बनवाएंगे, गवर्नर। नहीं, मान लो एनडीए कम हो गया, तब भी आप कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नहीं, एनडीए कम होगा इसका सीधा मतलब है कि त्रिकोणीय मुकाबला तो हो नहीं रहा है। प्रशांत किशोर कुछ वोट ला रहे हैं, सीटों में कन्वर्जन तो दिख नहीं रहा है। एनडीए अगर बहुमत के आंकड़े से नीचे रहेगा, इसका सीधा मतलब है कि महागठबंधन 122 को क्रॉस करेगा, निकल जाएगा। कुछ छोटी पार्टियों के इधर उधर होने की अभी संभावना लग रही है, शंटिंग हो रही है क्या? देखिए, सरकार बनने के बाद छोटी पार्टियां टूटेंगी, तय है। अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी तो चाहे जनसुराज से आने वाले विधायक हो या मुकेश सहनी के विधायक हो या आईपी गुप्ता के हो, वो सब चाहे इधर के गठबंधन के हो, एनडीए वाले हो या कुछ निर्दलीय बसपा वगैरह है, 90% ऐसी पार्टियों के विधायक नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे। भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो भाजपा के साथ चले जाएंगे, और अगर राजद के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो राजद के साथ चले जाएंगे, उनके विधायक दल में मर्ज हो जाएंगे। 1 या 2 विधायकों में होता क्या है, वही 1/3 है, वही 2/3 है, वही पूरे कुछ है। हाँ जी, तो मतलब बिहार में विधायक, जैसे आप कहते हैं नीतीश सबके हैं, वैसे विधायक भी सबके हैं। छोटे दलों के विधायकों में, छोटे दलों के विधायक जो है, छोटे दल के विधायक तो एक तो गठबंधन के तहत आते हैं, उन्हें मंत्री बनने की बेचैनी होती है, सत्ता के करीब जाकर अपने लोगों का काम कराने की बेचैनी होती है, वो सब उत्कंठा होती है, तो चले जाते हैं। कोई कम्युनिस्ट पार्टी और माले के और कोई आइडियोलॉजिकल एमएलए तो है नहीं, वो तो कर नहीं जाए। जी ठीक है। तो
जी, चलिए यही इस स्थिति पर है बिहार चर्चा में। करेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है। फिर जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद देखेंगे कि क्या कहते हैं अभिषेक जी, कौन कौन किसके साथ जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। बहुत क्या शुक्रिया पता आपका। नतीजे ऐसे आ जाए कि कोई किसी के साथ जाने की नौबत ही ना आए। हाँ, ये भी हो सकता है। देखते हैं, हम तो किसी की कोई कामना नहीं कर रहे, जो भी होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते हैं कि क्या जी होता है भाई। 14 तारीख को। उसके बाद फिर से बिहार की चर्चा करेंगे कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अभिषेक जी की तरह से जागरूक रहिए। शुक्रिया, प्रणाम, आभार। जी,